तो ये आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में मैं आप सब लोगों को का स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग रहता है, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं जो देख रहे हैं, उनका एक रोस्टर जो है वो हमने बनाया हुआ है, ताकि टाइम टाइम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है दी जाए कि क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं उनके डिपार्टमेंट्स में, यूटी लद्दाख में। और अगर आपकी कोई भी जो प्रश्न हो, कोई भी आपका कोई आजकल जो भी आपके अगर कोई इशू आपके दिमाग में हो तो उसकी क्लैरिफिकेशन देने, तो मैं बहैसियत एज एन एडवाइज़र एंड एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे सकता हूं। और जहां तक हमारा इस वक्त जो पिछले 2-3 महीनों से, क्या पिछले 2 साल से हम कोशिश जो में लगे हुए हैं कि जो हमारे रिक्रूटमेंट है या जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो यहाँ पे जो है मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और जनरल बाहर भी, इकोनॉमिक में बाहर, टूरिज़्म सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स में भी। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको पता ही कि हमारे यहाँ पे हम पोस्ट को 3 टाइप में बांटते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में है कि जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर करगिल में जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट हैं तो वहाँ पे सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उन पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जो लेह में है, लेह की पोस्ट हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो लेह में रहने वाला बाशिंदा जो रेजिडेंट है यहाँ का, वही जो है अप्लाई कर सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने ये लगभग कोई 1200 के करीब पोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं उनको भेजी थी। उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके सिलेक्शन कंप्लीट कर ली और काफ़ी जो है मतलब 1200 में से लगभग जो रीसेंट फिगर्स है लगभग 500-600 के करीब जो है उन्होंने उनके लिस्ट पे निकाल लिए। लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो इससे जो ऊपर वाली लेवल है या सेम लेवल होता है, लेकिन उसमें क्या है कि जो जिसे हम यूटी लेवल पोस्ट कहते हैं, यानी कि डिविजनल कार्डर की पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, लेकिन जो डिविजनल कार्डर की पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन जनरली ये वो पोस्ट होती हैं जो तो हायर ग्रेड होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से या हायर ग्रेड होता है, या फिर वो पोस्ट होती हैं जो कि डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लेवल पे है। तो डायरेक्टर तो एक ही जगह होगा, जहाँ पे जैसे कुछ करगिल में होंगे, कुछ लेह में होंगे। तो ये पोस्ट जो हैं हम एसएससी को रेफ़र करते हैं। जो 800 पोस्टें हमने रेफ़र की थी 2021 में, जिनका रिज़ल्ट 22 में उन्होंने इसकी सिलेक्शन की, जिसमें बाद में कुछ इशू हुआ था, और उसके भी हमने जो है 550 के करीब, 561 के करीब जो है वो हमने अपॉइंटमेंट ऑफ़र इशू कर दिए, जिसमें से कि लगभग कोई 350 के करीब जो बच्चे जो हैं उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया, मतलब दे हैव जॉइंड। और उसके अलावा जो है 150 के करीब वो बच्चे हैं जिनको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट तो दिया था, लेकिन क्योंकि वो दूसरी जगह भी सिलेक्ट हो गए थे तो वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो दूसरी पोस्ट पे ज्वाइन कर गए। तो 150 पोस्ट जो हमारी हैं वो अभी खाली रह गई हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि जो पोस्ट आपकी खाली रह जाती है तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, जैसे इस वक्त हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो हमने उनको लिखा है कि आप हमें जो है वेटिंग लिस्ट दे दो, क्योंकि इस वक्त बच्चों में ये इशू है कि अब हमारी वेटिंग लिस्ट में ऑपरेट करिए, क्योंकि जिनको आपने ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया था एज़ पर द सेलेक्ट लिस्ट, वो तो उनमें से कुछ ने ज्वाइन नहीं किया है, और जब ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम फिर वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करते हैं। तो वो हमने जो है वो भी मैसेज से मांग रहे हैं। उसके अलावा लगभग हमने कोई 250 के करीब दूसरी पोस्टें हमने 2022 में भेजी थी। तो उनका भी जो जिसे हम कहते हैं स्क्रूटनी करना, उसके जो कागज़ की स्क्रूटनी करना, वो एक्सरसाइज भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए काफ़ी जो स्ट्रेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट में दिया है, और मैंने देखा है कि काफ़ी लेवल तक जो बच्चे जो हैं, अब वो जो एक परेशानी पहले थी वो कुछ और बढ़ गई थी, क्योंकि वो एसएससी में कुछ डिले ज़्यादा हो गया था किसी इशू के कारण। तो अब वो बेचैनी जो है वो मैं नहीं देखता हूँ अब, और हमें भी फ़ायदा इसका ये हुआ है
कि हमारे भी जो पोस्ट थी वो भर गई हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हर जगह होती है, हम उसकी भी ट्रेनिंग जो है वो हमने उसका एक प्लान बनाया हुआ है। इन बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी है उसके बाद फिर ये पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक रिक्रूटमेंट रूल है गजटेड पोस्ट की, जो कि यूपीएससी ने भरनी है, तो उसका जो मेन हमारा काम था कि पहले तो हम गजटेड रिक्रूटमेंट रूल बनाएं, क्योंकि पहले आपको रिक्रूटमेंट रूल बनाने पड़ते हैं। तो वो रिक्रूटमेंट रूल जो हैं वो हमारे लगभग 125 जो मतलब पोस्ट है हमारी अलग अलग कैटेगरी की, R&B में, PHE में और लेबर डिपार्टमेंट में, वो हमें अप्रूव होके रूल जो हैं वो यूपीएससी से आ चुके हैं। तो बाकी जो हमारे रूल्स हैं लगभग 1100-1200 पोस्ट और भी हमारी गजटेड पोस्ट हैं, वो रूल्स जो हैं हमारे अभी यूपीएससी में हैं। तो उसके लिए उनको एक्सपेडाइट करने के लिए मैं खुद अपनी टीम लेके, जो हम 18 दिसंबर को हम दिल्ली गए थे यूपीएससी में, और यूपीएससी ने हमें एश्योर किया था कि 15 जनवरी तक जो है वो ये रिक्रूटमेंट रूल जो हैं गजटेड के वो भी जो है वो अप्रूव कर देंगे। तो जब ये रूल अप्रूव हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद फिर जो है इसका रिक्रूटमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो रिक्रूटमेंट के फ्रंट के ऊपर इसके अलावा फिर जो फर्दर सर्विस हमारी है एक लद्दाख, जैसे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या लद्दाख पुलिस सर्विस, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं। जैसे JNK के पहले JKS होती थी, या वहाँ अभी भी है JKS या KS पहले कहते हैं, अब JKS कहते हैं। तो वो पोस्ट जो हैं वो हमारा जो प्रपोजल है वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है MHA में, और वो भी जल्दी नोटिफाई हो जाएगा। तो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसके लिए हर वो मेजर जो है या वो स्टेप है वो लिया जा चुका है, और इसमें अब कोई भी रुकावट नहीं है। तो दूसरा जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, तो उसमें भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है। 2 किस्म की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक तो हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है, जनवरी 2023 में की थी नोटिफाई। एक है सेंट्रल की पॉलिसी जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसे हम कहते हैं कि सेंट्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख पॉलिसी। तो वो जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है लद्दाख के लिए जो नई बन रही है, वो भी फाइनल स्टेज पे है। पिछले दिनों अलॉटमेंट का जो लैंड अलॉटमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर जो लैंड अलॉटमेंट करनी थी, तो उसका भी हमने रूल्स जो हैं वो हमने नोटिफाई किए थे। तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। तो उन ऑब्जर्वेशंस को देख के हमें जो मेन इशू लगा, कि मेन इशू ये था कि सब चाहते थे कि जो लैंड अलॉटमेंट में जो इलेक्टेड LHDCs हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, उनका भी रोल होना चाहिए। तो वो उनका रोल भी जो है अब हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो आज की डेट में चाहे वो लैंड इंडस्ट्रियल लैंड हो या कोई और भी लैंड हो, उसमें LHDC जो है वो उनका उसमें रोल जो है, इम्पॉर्टेंट रोल जो है, उन्हीं का डिसाइड करने का रोल जो है वो हमने उसमें प्रपोज़ किया है। तो वो भी एक खदशा था कि शायद किसी ऐसे में किसी और को ना अलॉट हो जाए। दूसरा हमने इसमें एक प्रोटेक्शन का ये भी रखा था कि जो सर्विस सेक्टर है हमारा, यानी कि होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, और दूसरा जो टूरिज़्म से रिलेटेड जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, दुकानदारी है, इस तरह के जो बिज़नेस है, इसमें हम इसमें जो पॉलिसी इंसेंटिव जो है वो हम लोकल लोग जो है उसमें ज़्यादा आएँ, इस तरह की पॉलिसी का जो हमने इसमें प्रोविज़न रखा हुआ है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि कोई बाहर का वाला जो है वो कंपटीशन में आएगा और हमारा जो ये एक नीश है, जो हमारा एक फोटे है टूरिज़्म का, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी होती है, ज़्यादा लिंक्स भी होते हैं। तो वो जो एक अप्रीहेंशन था यहाँ पे, तो वो भी हमने उसमें एड्रेस करने का जो है प्रोविज़न जो है उसमें रखा हुआ है कि ऐसा कोई भी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आएगी तो हमारी तरफ से जो सर्विस सेक्टर है वो लोकल लोग जो हैं वही उसमें जो है वो रहें। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ हमने बड़ा लिमिटेड रखा है, क्योंकि ये कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट वाली स्टेट है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। तो और प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि इसको हमें ऐसे तरीके से डेवलप करना चाहिए, यहाँ वो एक्टिविटी होनी चाहिए, थिंकिंग ये है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो कोई ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए। तो ये इसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि पोल्यूशन कर सकती हैं वो हमने उसमें नहीं रखी हैं, और हमने उनको एनकरेज किया है कि जो
एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो इंडस्ट्री जो है वो आए, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, फूड आइटम्स की, प्रोसेस्ड फूड्स की इंडस्ट्री होती है। हमारे यहाँ बहुत सारा एप्रिकॉट है, उसके ऑयल है, या एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट, या फ्रेश फ्रूट्स, या फ्लावर्स। तो इस तरह की जो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन से भी जो यहाँ की प्रोडक्शन जो है उसका यूज़ करें, और ये यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स है वो उसको प्रमोट करें। हमारे यहाँ बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे हम वुड वर्क यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम स्कल्पचर बनाते हैं, यहाँ पे हम कॉपर का काम करते हैं। तो ये यहाँ के ट्रेडिशनल हैं, या हैंडलूम सेक्टर है जो अपना जो वीविंग स्पिनिंग करके जो अपना शॉल बनाते हैं, अपने जो निटिंग करते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो प्रमोट हों, ताकि जो लोगों को स्किल जो है, जो घर में बैठ के जो लोग अपना काम करते हैं, उसको हम ब्रांडिंग करें, उसका प्रमोशन करें। इसके लिए आपको पता होगा कि हमने लद्दाख HLG साहब की पर्सनल जो है इंटरवेंशन से हमने बाबा खड़क सिंह मार्ग के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा शोरूम हमने बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि उस शोरूम में इतना ज़्यादा उसको हम अच्छे तरीके से चलाएं कि सारी दुनिया को जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाई दें, वो उनसे वाकिफ़ हों, वहाँ से ख़रीदें भी, या उनसे वाकिफ़ तो हों ताकि वो यहाँ आके लोगों से ख़रीदें। तो इस तरह की इंडस्ट्री ही यहाँ आएगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप है भी नहीं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आपको बहुत सारी पावर चाहिए, फिर पावर के बाद जो आप चीज़ बनाते हैं उसको बेचना है। तो क्योंकि हम देश के बिल्कुल एक कोने पे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती, जो कि वो प्लेन्स में कामयाब हो सकती है, जो महाराष्ट्र में कामयाब हो सकती है, पंजाब में कामयाब हो सकती है। तो जनरली फार फ्लंग एरियाज़ में मैन्युफैक्चरिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड ही होती है वैसे भी। तो यहाँ तो हमने वैसे भी ये सोच के रखा है कि यहाँ पे हम इस तरह की पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है उसको हम बिल्कुल यहाँ नहीं रखेंगे, वो नेगेटिव में है। तो ये इसके ऊपर जो है अलॉटमेंट का भी मैंने आपको बताया कि वो भी हमने क्लैरिफाई कर दिया है। तो एक ऐसा जंप अब आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव बहुत सारी है वो पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी। और जो हमें आया था लोगों से ये आया था कि जॉइंट वेंचर होने चाहिए, कुछ जिस तरह कंप्यूटर इंडस्ट्री में कुछ उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सोलर पैनल जो हम बनाने चाहते हैं उस तरह की इंडस्ट्री आए। तो वो सारी जो है हमने प्रायोरिटी सेक्टर में इंडस्ट्री में रखी हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशंस आई थी, जो पब्लिक से, स्टेक होल्डर से हमें आई थी। तो वो सारा, ताकि सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत कॉन्शियस हैं एज ए यूटी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो यहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा भी नुकसान जो है वो कर सके। तो एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस अप्रोच है हमारी कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि कोई भी एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए हम जो इनोवेटिव टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, न्यू लद्दाख जो हमारी होम स्टे पॉलिसी है, जिसमें हमने टारगेट रखा कि 10,000 हम घरों में होम स्टे बनाएंगे। उसमें भी हमने 2 कैटेगरी बनाई है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि अगर वहाँ टूरिज़्म करेगा तो वाइल्ड लाइफ और उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ लोग सफ़र करेंगे। तो जो नॉन वाइल्ड लाइफ एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। हमारे यहाँ पे 3 बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं बिसाइड कंजर्वेशन एरियाज़। उनमें से एक काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नुब्रा का एरिया है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चांगथांग का एरिया है, हेमिस नेशनल हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जो यहाँ से लेके और सुनशादी ज़ांस्कर तक जो इलाका जाता है। तो ये 3 तो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, बड़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है। उसके अलावा कंजर्वेशन एरियाज जैसे सोमोरिरी है वो कंजर्वेशन एरिया है, और ऐसे 5 और कंजर्वेशन एरियाज़ हैं। मोस्टली सारे ही ये लद्दाख के जितने भी कंजर्वेशन एरियाज़ हैं लेह में आते हैं, लेह डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो इसलिए हम बहुत सेंसिटिव हैं कि ये जो यहाँ पे जानवर या कुदरत की जो वाइल्ड लाइफ रहती है वो बिल्कुल भी को प्रभावित ना हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सस्टेनेबल टूरिज़्म है। यहाँ पे लद्दाख में अगर कोई टूरिज़्म आने वाले 100 साल तक चलेगा वो है आपका वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म। और ये तभी तक रह सकता है जब हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्टेड होगी। जैसे आपने कभी देखा होगा, और वो हाई एंड है, मतलब वहाँ वो लोग आते हैं वो ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। जैसे यूरोपियंस आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, यूरोपियन कोई छोड़ के दूसरे फॉरेनर्स भी आते हैं। वो इतने क्रेज़ी होते हैं, इतने इंटरेस्ट होता है उनको कि वो लाइव स्नो लेपर्ड देखना चाहते हैं, वो लाइव चिरू देखना चाहते हैं, वो लाइव आइबेक्स देखना चाहते हैं। तो वो उनको जहाँ भी पता लगता है कि यहाँ पे अब आजकल स्नो लेपर्ड ने कोई किल किया है, क्योंकि किल के आगे जहाँ वो एनिमल हंट करता है, अगर वो किसी शीप को शिकार करता है तो वो स्नो लेपर्ड वहीं 4-5 दिन उसके आगे पीछे घूमता रहता है जब तक उसको खा ले। तो फटाफट
एकदम आग की तरह बात फैलती है और सारे जो फॉरेनर्स हैं वो दौड़ के उस जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ रहते हैं, वहाँ से इकोनॉमी हमारी इंप्रूव होती है। बड़ी देर तक वेट करते हैं कि कोई जानवर की साइटिंग हो, इसलिए उनका स्टे भी बड़ा लंबा होता है, कोई 10 दिन रहता है, कोई 20 दिन रहता है, क्योंकि जंगल में जानवर, वाइल्ड लाइफ ऐसी चीज़ है नहीं कि आप जाएंगे तो 100% दिखेगी। आपको तो लगेगा यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब आप वेट करेंगे तो वो जो टाइम है उनका यहाँ स्टे पीरियड जो है बड़ा लंबा होता है। तो इसलिए हमारा जो सस्टेनेबल टूरिज़्म है वो यही है, हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म सस्टेनेबल है, हमारा जो रिलीजियस, जो हमारी श्राइन्स हैं, जो हमारी मोनेस्ट्रीज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, वो सस्टेनेबल है, बिकॉज ये कहीं और नहीं है। अच्छे अच्छे होटल तो कहीं भी बन सकते हैं, कुदरत की सीनरी तो बहुत सारी जगह होती है, लेकिन लोग इसलिए नहीं आते हैं कि सीनरी अच्छी है, लोग इसलिए भी आते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ कल्चर क्या है, वहाँ और क्या देखने को हमें मिलेगा। तो बहुत सारी लोगों की, जिस तरह कुछ लोग तो मेडिटेशन टूरिज़्म कहेंगे, हम जिसे स्पिरिचुअल टूरिज़्म कहेंगे, तो ये टूरिज़्म जो है हमारे, जिस पे हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो हमारी, इसलिए हमारी लेक्स भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, हमारा वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा जो है, जो इसके एनवायरनमेंट से, इसके इकोलॉजी से जो है, और ये लंबा चलेगा, ये डिकेड्स टू डिकेड्स और सेंचुरी टू सेंचुरी चलेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये दिया वाइल्ड लाइफ, हमारे बुज़ुर्गों ने ये ज़मीन हमें दी, ये स्वच्छ एनवायरनमेंट दिया, हमें अपने बच्चों को आगे ये स्वच्छ एनवायरनमेंट जो है वो देना है। तो ये ओवरऑल जो हमारी जो है इंडस्ट्रियल जो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, सड़कों का तो बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी हमने अप्रूवल दिए हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हम कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट के काम जो है हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो लद्दाख जो है, इट इज़ ऑन ए पाथ ऑफ ए प्लान डेवलपमेंट, रिसोर्सेज की एलोकेशन हमारे पास एडिक्वेट है। तो आने वाले टाइम में हम लद्दाख को एक ऐसा एनवायरमेंटली जो सस्टेनेबल हो वैसा डेवलपमेंट यहाँ करेंगे, ताकि ये यहाँ की जो लोगों की एस्पिरेशंस है वो भी उसके साथ ही मैच करता हो। और दूसरी बात ये है कि जो लोग बाहर से आएँ वो भी यहाँ इसकी जो यूनिक, जो इसकी जो ब्यूटी है उसको देखने के लिए, या इसका यूनिक जो कल्चर है वो यहाँ देखने के लिए आए। सर, जो लैंड अलॉटमेंट को लेके हिल काउंसिल की जो इसी मीटिंग में पास होके अभी काफ़ी सारे, जब से यूटी बना है, अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, तो लोग डीसी के ऑफिस में अभी भी वो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करूँ कि मैं जिसकी बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट ऑफ लैंड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, करेक्ट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लैंड जो होती है वो एक तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर आती है, जो कि हमारे डायरेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, या हमारा जो सीकॉप होती थी जो पहले, वो उसके अंदर, जैसे लेह में है, फ्यांग में है, वैसे करगिल में भी है। तो वो जो इंडस्ट्रियल, जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके अंदर जो अलॉटमेंट होनी है, जो प्लाट खाली पड़े हुए हैं, उनको कैसे अलॉट किया जाएगा, उसमें एलएचडीसी का क्या रोल होगा, मैं उसकी बात कर रहा था। और जो लैंड बाहर है, मान लीजिए, तो वो तो आपको पता ही है कि एलएचडीसी एक्ट के मुताबिक वो लैंड जो है वो एलएचडीसी को ट्रांसफ़र हुई है। और आज की डेट में हमें भी जब सरकारी पर्पज़ के लिए, या पब्लिक पर्पज़ जिसे हम कहते हैं, जैसे हमने कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, हमने कोई हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो हम जो है वो एलएचडीसीज़ के पास जाते हैं, वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो लैंड जो है डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो ऐसा कोई भी मेरे नॉलेज में नहीं है कि जहाँ पे पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई अगर लैंड जो है वो हमने मांगी हो और हमें ना मिली हो, तो ऐसा इशू नहीं है। सर, जो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे किसी ने जो इंतकाल वगैरह करना होगा, वो पेपर की बात कर रहा हूँ सर, इंडस्ट्रियल की नहीं, जो डीसी ऑफिस में काउंसिल की इसी मीटिंग से पास होके डीसी ऑफिस में पूरा नहीं, वो आप मुझे, अगर आप केस मुझे बताएं कि क्या है, तब मैं बता सकता हूँ। जनरली क्या होता है कि लैंड जो है वो हमेशा दी जाती है, इसको गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए दी जाती है। जैसे अगर आपने कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे आपने सड़क बनानी है, जैसा आपने कोई पोल बनाना है, अपने कोई डिस्पेंसरी बनानी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, कोई भी चीज़, स्कूल बनाना है, आंगनबाड़ी सेंटर बनाना है, डायरेक्टरेट का दफ्तर बनाना है, या कोई भी इंस्टीट्यूट बनाना है, तो उसके लिए लैंड जो है वो हम जाते हैं ऐसे एलएचडीसी के पास, और वहाँ से जो है उनको हमें उसमें कोई दिक्कत अभी तक मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और वो बड़ा स्मूथली हो जाता है। और सेकेंड सर, जो रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनने के कारण जिन बच्चों का ओवर एज हो गया वो उनसे अभी तक वंचित है, तो उनके लिए क्या फ्यूचर में रिलैक्सेशन वगैरह रहेगा, जिनका समय रिलैक्सेशन का पावर एचएलजी के पास है, जितना उनके पास पावर है। ऐसा कोई जो केस आता है हमारे पास, जो भी हमारे पास नोटिस में आया है, चाहे वो क्वालिफिकेशन का रिलैक्सेशन हो,
चाहे वो मार्क्स कहीं ज़्यादा कहीं हमने हाई स्टैंडर्ड रख दिया, क्योंकि नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सारे नहीं हैं, तो वो कई बार रिलैक्सेशन करते हैं। और जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी HLG साहब के पास, हमारे पास पावर होती है, तो वो भी जहाँ भी हम समझते हैं कि जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। और सर जो यूटी लद्दाख में काफ़ी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे यूटी लेवल, एक ऑफिसर 3-4 जो पोर्टफोलियो लेके रखा है, तो इसकी वजह से पब्लिक को भी परेशानी होती है। इसके लिए यूटी लद्दाख में कितना पोस्ट सेंक्शन है और कितना अभी तक आया है? ये बिल्कुल सही है। ये तो मतलब आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी ना आफ्टर यूटी बनने के बाद, और पहले भी जो रिक्रूटमेंट होती थी तो लद्दाख में आने के लिए लोग कम राज़ी होते हैं, आपको तो ये तो पहले से ही पता था। लेकिन अब सिचुएशन, अब हमारी रिक्रूटमेंट जो हुई है 1200 लोग जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर रहे हैं, और जो लगभग अब कोई 1000 के करीब जो हमारी यूटी लेवल भर जाएगी आने वाले 4-5 महीने में, क्योंकि ये 800 वैकेंसी पहले गई थी जो 21 में गई थी, उसके बाद लगभग मैंने कहा ना कि लगभग 225 के करीब 21 में भी गई थी, वो भी रेडी है अब सारा। तो ये 1000 के करीब ये भरेंगी, 2000-3000 ये लोग हो गए। गस्टेड की भी हमारे पास रिक्रूटमेंट की कम से कम कोई 1500 के लगभग कोई 2000 के करीब गस्टेड अफसर आ जाएंगे। आपने ठीक कहा, जैसे मेडिकल ऑफिसर हमारे पास 175 सेंक्शनड हैं, मगर 77 जो हैं उतने ही रेगुलर हैं, 100 के करीब खाली हैं। तो जैसे ही अब ये रिक्रूटमेंट होगी तो ये भर जाएगा। आने वाले आप देखोगे 6 महीने के अंदर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और यूटी लेवल के ऊपर जो पोस्ट हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट कहते हैं या डिविजनल कार्डर पोस्ट कहते हैं, आप देखोगे कि वहाँ कोई भी डबल चार्ज का इशू नहीं आएगा। डबल चार्ज का इशू आता है डायरेक्टर लेवल के ऊपर, क्योंकि डिपार्टमेंट ज़्यादा है और हमारे सेंक्शन डायरेक्टरेट कम है, तो इसलिए कुछ डायरेक्टर सेंक्शन नहीं है। जैसे हमारा हैंडलूम का फुल फ्लेजेड डायरेक्टर नहीं है, राइट। इस तरह बहुत सारे, क्योंकि जो जितने डायरेक्टरेट्स, मान लीजिए अगर 40 डायरेक्टरेट होते हैं जनरली एक स्टेट के अंदर, हमारे यहाँ पे उतने डायरेक्टरेट नहीं है। हमारे यहाँ पे मान लीजिए 7-8 डायरेक्टर ही हैं, तो वो सारा जो जिम्मा है नेचुरली फिर कम लोगों में पड़ता है। जैसे अगर आपने देखा तो गवर्नमेंट के 37 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास सेंक्शन जो सेक्रेटरीज़ की पोस्ट हैं वो 5 हैं। और एडवाइज़र को मिला लीजिए, 2 कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, 2 सेक्रेटरी हैं, 2 डीसी हैं, 1 एडिशनल डीसी है, तो 10 पोस्ट हमारे आईएएस की सेंक्शन है। उसी तरह हमारा LAS जब आएगा, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आएगा, तो कुछ पोस्ट उसमें भी आएंगी। तो जब तक ना ये सारा भर जाएगा तब तक ये हमें डिपार्टमेंट चलाने के लिए एक आदमी को 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी देनी पड़ती है। इसलिए, लेकिन उसमें भी ये कोई, इसके लिए कोई डिफेंस नहीं है कि हमें मतलब उसमें कोई डिलीवरी में फ़र्क पड़े। डिलीवरी में किसी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और इसीलिए हर सर्विस का एक हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में लिखा हुआ है कि ये वाली, अगर आपको कोई इंतकाल की कॉपी चाहिए इतने डेट में मिलेगी, आपको कोई ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए इतने डेट में मिलेगा। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है वो यहाँ लागू है, और उसके ऊपर पूरा डिटेल्स दी हुई हैं। और किसी आदमी को अगर थोड़ा सा भी डिले होता है वो फट हमारे जो हमारा CC ग्राम्स हमारी जो होती है उसका एप्लीकेशन आ जाता है, उसका कंप्लेंट आ जाता है। तो डिलीवरी ऑफ सर्विस इफेक्ट ना हो। हाँ, एक आदमी के पास 2 या 3 होना ही यहाँ होगा जब तक ना हम कि हर डिपार्टमेंट का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ना खोलेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।